आज से लगभग 10 लाख साल पहले साउथ ईस्ट एशिया के जावा आइलैंड के किनारे पर होमो इरेक्टस का एक ग्रुप लकड़ियों की राफ्ट पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस जगह जाएंगे वो उनकी पूरी ज़िंदगी और आने वाली नस्ल को तबाह कर देगी। समुंदर की लहरें उन्हें एक टापू की तरफ खींच गई। वो था फ्लोरेस आइलैंड। फ्लोरेस में हवा थोड़ी अलग थी, थोड़ी गीली, थोड़ी गर्म। आइलैंड के जंगल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन कहीं दूर किसी बड़े परिंदे की भारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस आइलैंड पर कदम रखते ही ग्रुप थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और सब देखता रहा। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़े, जंगल ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। उन्हें ज़मीन पर अजीब आकार के पैरों के निशान दिखे, लंबे लंबे मगर चौड़े। ये किसी आम हिरन या सूअर के नहीं थे। ये थे स्टेगोडॉन नाम के बौने हाथी जैसे जानवर के, छोटे कद के पर मजबूत। जैसे ही ग्रुप उन पैरों के निशानों के साथ आगे बढ़ा, हवा में एक अलग सी आवाज़ आई। सब लोग रुक गए। वो आवाज़ हवा की नहीं थी। झाड़ियों के पीछे से धीमी सी सरसराहट आई और फिर वो छोटा स्टेगोडॉन दिखा। ये जानवर उनकी एक्सपेक्टेशन से भी छोटा था। उस जानवर ने भी ग्रुप के लोगों को देख लिया। पहली बार दोनों तरफ डर एक जैसा था। स्टेगोडॉन ने अचानक अपनी सूंड उठाई और एक भारी सी आवाज़ निकाली। ग्रुप के दो मर्द आगे बढ़े और साइड में पड़ी लकड़ियाँ उठा ली। स्टेगोडॉन पीछे हट गया, फिर जंगल की तरफ भागा। ग्रुप ने भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब हर कोई ज़मीन, पेड़ों और हवा को पहले से ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। जंगल में थोड़ी दूर चलते ही उन्हें मोटी मोटी बेलें, चिपचिपे फलों के ढेर, छोटी झाड़ियों में फंसी छिपकलियाँ और टूटे हुए घोंसलों के बड़े पंख दिखने लगे। उन्होंने बेलों को खींचकर देखा। कुछ इतनी मजबूत थी कि उनसे रस्सी बनाई जा सकती थी। सब लोगों ने फलों को उठाया। फलों में से कुछ फल मीठे थे, कुछ फल कसेले और कुछ तो ऐसे थे जिसे सूंघते ही सबने फेंक दिया। ये सब उनके लिए नया था, मगर जीने के लिए ज़रूरी था। इस आइलैंड पर एक अनजान चीज़ थी जो इन सब की आने वाली ज़िंदगी बदल देने वाली थी, जिनका इनको अंदाज़ा भी नहीं था। ये लोग आगे निकले और कान लगाकर जंगल की तरफ आवाज़ सुनने लगे। धीरे धीरे उन्हें छप छप सुनाई दिया। आवाज़ हल्की थी मगर साफ थी। वो आवाज़ उन्हें एक पानी की धार तक ले गई। ठंडा, साफ, चमकता हुआ पानी, जैसे चट्टानों के बीच से गलता हुआ बह रहा हो। सब लोगों ने पहले डरते डरते उसे सूंघा, फिर उंगली डुबोकर उसे चख लिया और फिर पूरा ग्रुप उस धार के पास झुककर इतना पानी पीने लगा जैसे कई दिनों से वो लोग प्यासे हो। पानी पीने के बाद जैसे ही कुछ लोग थोड़ी दूर घूमने निकले, एक पेड़ की जड़ के पास एक अजीब सी बदबू आई। सड़ी हुई मांस और मिट्टी की मिलीजुली गंध। सबको पता था जहाँ सड़न है वहाँ कोई शिकारी भी है। घनी झाड़ियों के पीछे अचानक कुछ बड़ा हिला। एक लंबी टांग, एक लंबी चौड़ी पूंछ और फिर चेहरा। कमांडो ड्रैगन जैसा, मगर उससे भी पुराना और ताकतवर शिकारी। उसने अपनी जीभ निकालकर हवा को चखना शुरू कर दिया। शायद वो उन्हें पहचान रहा था, उन्हें परख रहा था। ग्रुप के कुछ आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जबकि बाकी लोगों ने खुद को पेड़ों के पीछे छुपा लिया। उस जानवर की आंखें किसी भी वक्त झपटने की तरह लग रही थी। फिर अचानक वो फुफकारा और उतनी ही तेजी से पत्तों में गायब हो गया। फिर ग्रुप धीरे धीरे समुद्र की तरफ वापस निकल पड़ा। उन लोगों ने पेड़ों की जड़ों, बड़े पत्तों और थोड़ी सी सूखी लकड़ी के सहारे एक छोटा सा कैंप बनाया। रात होने से पहले उनके पास थोड़े फल थे, कुछ मोटे कीड़े और पानी से भरी हुई लकड़ी की छाल जैसी कटोरी थी। सब थके हुए थे, मगर नींद कहीं खोई हुई थी, क्योंकि रात की पहली आवाज़ आई, एक भारी लंबी गूंजती हुई चीख। ये इंसान की नहीं थी, ना ही स्टेगोडॉन की और ना ही कमांडो ड्रैगन जैसे शिकारी की। ये जायंट स्टॉर्क की आवाज़ थी, एक ऐसा पक्षी जो इंसान जितना ऊंचा खड़ा हो सकता था। आवाज़ सुनकर ग्रुप ने एक दूसरे के सामने देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा और सिमट कर लेट गए। उन्हें ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये पक्षी सिर्फ मछलियाँ और मेंढक ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीव भी खा लेता है। पर फिलहाल वो बस आवाज़ थी और ग्रुप बहुत थका हुआ था। आखिरकार नींद आ ही गई। अगली सुबह ग्रुप जागा तो पेट में हल्की सी जलन थी, क्योंकि कल रात बस फल और कीड़े मिले थे खाने के लिए। आज अगर कुछ बड़ा नहीं मिला तो ये जंगल उन्हें पिघला देगा। कुछ लोग पानी की तरफ गए तो उन्हें एक छोटा स्टेगोडॉन दिखा। उसकी हाइट एक भैंसे जितनी थी, पर बदन जैसे पत्थर से तराशा हुआ था। सूंड छोटी थी और आंखें सतर्क थी। वो अकेला पत्ते खा रहा था। ग्रुप झाड़ियों में बैठ गया। उसके पास बस मोटी लकड़ियाँ, पत्थर और एक विकसित दिमाग था। सब लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी।
स्टेगोडॉन ने पत्ते चबाते हुए बस सिर घुमाया ही था कि डंडे और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। स्टेगोडॉन चौंक गया और उधर देखने लगा। उसी पल दो आदमी उसकी टांगों के पास कूद गए और लकड़ी के डंडों से उसकी चाल बिगाड़ दी। स्टेगोडॉन पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो थोड़ा फिसला और गिर पड़ा और सब ने उसको दबोच लिया। पूरे ग्रुप ने पहली बार राहत की सांस ली थी। ये शिकार उनके लिए सब कुछ था, भूख, भरोसा और ये यकीन कि वो इस नए जंगल के खिलाफ टिक सकते हैं। खाल को हाथों से फाड़ा गया, मांस को पत्थर से काटा गया और पहली बार पेट भरने लायक खाना मिला। आज पहली बार उन्हें लगा कि हम यहाँ सिर्फ आए नहीं, जिंदा भी रहेंगे। स्टेगोडॉन के मांस की गंध धीरे धीरे आसपास हवा में फैल रही थी। कुछ लोग तेजी से खाल के हिस्से खुरच रहे थे, कुछ लोहे की तरह भारी पसलियों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। भूख ने सबकी उंगलियों में अजीब सी जल्दबाजी भर दी थी। जैसे ही ग्रुप ने स्टेगोडॉन का मांस अलग करना शुरू कर दिया, तभी पेड़ों के ऊपर से पत्तों का झड़ना तेज हो गया, क्योंकि किसी भारी चीज ने डाली पर छलांग मारी थी। सब लोगों ने सिर उठाकर देखा। ऊपर एक भयानक सा झुककर घूरता हुआ साया दिखा। लंबी टांगे, लंबी गर्दन और काली चोंच। ये था जायंट स्टॉर्क। कुछ देर तक तो वो वही जमा रहा और इंसानों के वहाँ से हटने का वेट करता रहा, पर ये इंसान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और अपना काम जारी रखा। मांस के बाकी पार्ट को हाथ में लेकर सब लोग अब कैंप की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में मिट्टी पर नए निशान दिखे, गहरे, नुकीले और घुमावदार। ये उस शिकारी का था जो कल झाड़ियों में गायब हुआ था। वही पुराना वारानीड, कमांडो ड्रैगन से भी चालबाज। वो धीरे धीरे इंसानों पर नज़र रख रहा था। ये जानवर अक्सर इंसानों के पीछे पीछे चलता था, बस इस इंतज़ार में कि कब कोई घायल, धीमा या अकेला छूटे और वो उसको पकड़ ले। ग्रुप रुक गया, पर किसी ने भी मांस जमीन पर नहीं रखा, क्योंकि वो गंध इसे अट्रैक्ट कर सकती थी। एक ने पीछे घूम के बेलों का मोटा गुच्छा उठाकर पेड़ पर फेंका। टकराने की आवाज़ गूंजी। अगर वारानीड आसपास होता तो वो आवाज़ के जवाब में जरूर हिलता, पर आसपास सिर्फ हवा थी। ग्रुप आगे बढ़ता रहा और कैंप के पास पहुंच गया। बचा कुचा मांस वहां रख दिया और सब लोग सो गए। रात को जब सब लोग सो गए तो वारानीड अंधेरे में चुपके से उस मांस को सूंघता सूंघता आया और उसे खींच कर ले गया। अगली सुबह की धूप अभी फैली भी नहीं थी कि एक होमो इरेक्टस की आंख खुल गई। उसने जैसे ही देखा अपने आसपास कि मांस वहां पर नहीं है, तो उसने सबको उठा दिया और सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि स्टेगोडॉन का मांस वहां से गायब हो चुका था। मिट्टी पर घसीटने के ताज़ा निशान थे। भूख की वजह से आज उन्हें फिर शिकार करना ही था। दोपहर हो गई थी। वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़े और आगे चलकर उन्हें वही छोटा स्टेगोडॉन दिखा। मगर आज ग्रुप के दिमाग में एक बात घूम रही थी, ये इतना छोटा क्यों है? होमो इरेक्टस खाने की तलाश में अफ्रीका से निकलकर एशिया होते हुए यहाँ तक आए थे, इसीलिए उन्होंने ज़मीन पर बड़े बड़े हाथी देखे थे, पर ये तो बस भैंसे जितना छोटा था। सब इसे देखते ही रह गए। तभी अचानक उनके दाएं तरफ की मिट्टी खिसकी। एक भारी हरकत हुई। एक छाया झाड़ियों से निकलकर बाहर आया। ये चूहा था, लेकिन दुनिया के किसी भी चूहे जैसा नहीं था। आकार में लगभग इंसान की कमर तक, घनी मूछें, मोटी पूंछ और सीने पर हल्का धब्बा। ये था फ्लोरेस जायंट रैट। ग्रुप का एक आदमी धीरे से आगे आया और हाथ में बड़ा पत्थर उठा लिया और अचानक झटके से उसे फेंका। पत्थर चूहे के सिर पर लगा और चूहा धड़ाम से गिर गया। ये उनका आज का पहला शिकार था। सब ने पहले तो उसे ध्यान से देखा, क्योंकि ये चूहा मेनलैंड के चूहों से काफ़ी बड़ा था। ग्रुप ने उसे खाना शुरू किया और बाकी बचा मांस उठाकर कैंप की तरफ ले जा रहे थे, पर उनको ये बात सता रही थी कि हाथी यहाँ पर इतने छोटे हैं और चूहे इतने बड़े कैसे। जब ग्रुप चूहे को उठाकर नदी के पास पहुँचा, तभी पानी में दो पीली आंखें बाहर सतह पर तैरती हुई आई। फिर एक छोटा सा मगरमच्छ बाहर आया। ये मगरमच्छ साइज़ में इंसान की जांघ जितना था। ये मेनलैंड वाले बड़े बड़े मगरमच्छ की तुलना में बहुत ही छोटा था। ये था बोना क्रोकोडाइल। ग्रुप उसे देखते ही समझ गया, यहाँ बड़े बड़े जानवर छोटे हैं। कुछ देर के बाद उनका ध्यान झाड़ियों में छुपे वारानीड पर गया, जो 2-3 दिन से उनका पीछा कर रहा था। उसे देखते ही सब लोगों ने ये सोचा कि ये भी मेनलैंड वाले मॉनिटर लिजार्ड जितना लंबा नहीं था, ये भी बोना ही था। अभी ग्रुप खाना खाकर बैठा ही था कि उनका ध्यान पेड़ के ऊपर बैठे जायंट स्टॉर्क पर गया। वो भी मेनलैंड के माराबाऊ जितना विशाल नहीं था। अब बात लगभग साफ थी, ये आइलैंड ऑर्डिनरी नहीं था। यहाँ सब बौने हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग खुश हुए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े शिकारी नहीं थे और यहाँ आसानी से छोटे छोटे शिकार मिल जाते थे। कोई बड़ा शिकारी ना होने के कारण वो सेफली यहाँ पर रह सकते थे। पर अब ये आइलैंड उनका ऐसा हाल करने वाला था कि वो ये सोच भी नहीं सकते थे।
बारिश के टाइम ये लोग गुफा में चले जाते थे और धीरे धीरे इस आइलैंड पर सर्वाइव करने लगे थे। खाना कम मिलता था पर ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही लाखों साल बीतते रहे और उनके बच्चे इस आइलैंड को अपना घर बना चुके थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके बच्चों में बदलाव दिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे नई पीढ़ी वाले होमो इरेक्टस मेनलैंड वाले इरेक्टस से छोटे होने लगे। आइलैंड पर रिसोर्सेज लिमिटेड थे, कम खाना था, कम जानवर थे, कम जगह थी और इवोल्यूशन हमेशा भूख का हिसाब रखता है। बॉडी को जब कम खाना मिलता है तो बॉडी उस कम खाने के हिसाब से खुद को ढालती है। बड़े शरीर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और वो कम खाने से नहीं मिलती, इसीलिए बॉडी ने धीरे धीरे खुद को छोटा करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आने वाली जनरेशन भी छोटी होती गई क्योंकि छोटे बॉडी को कम खाना चाहिए होता है। ये बदलाव 100-200 साल में नहीं आया, ये बदलाव आने में लाखों साल लगे। लाखों साल बीतने के बाद ये लोग इतने छोटे हो गए थे कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब उनकी हाइट लगभग 6 फीट थी और अब सिर्फ 3 फीट रह गई है। ये लोग होमो इरेक्टस में से होमो फ्लोरेसिएंसिस बन चुके थे, जिसे हॉबिट ह्यूमन भी कहा जाता है। ये लोग 3 से 3.5 फीट के होते थे, हल्का बॉडी और तेज़, जंगल के हर कोने को समझने वाले। लाखों साल में इस टापू ने जानवरों को तो छोटा किया था, फिर इंसानों को भी छोटा कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लाखों साल तक इन लोगों ने इस आइलैंड पर राज किया था कि तकरीबन 60,000 साल पहले किनारे पर इन्हें अजीब फुटप्रिंट दिखे। ये लंबे थे, चौड़े थे। सब लोग इसे देखकर डर गए थे क्योंकि किसी अनजान ग्रुप ने इस आइलैंड पर कदम रख दिया था। होमो फ्लोरेसिएंसिस ने पहली बार दूर से आग की हल्की गंध सूंघी। ये गंध वो लाखों साल पहले भूल चुके थे क्योंकि उनके पास यहाँ पर आग नहीं थी। अगली सुबह उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर धुआं उठते देखा और देखा कि वहाँ बड़े बड़े इंसान खड़े हैं। ये थे होमो सैपियंस जो यहाँ आ चुके थे। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और डरते डरते उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी हाइट इनसे 2 गुनी है और उनके पास हथियार भी ज़्यादा है। आग का इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं और उनका टीम वर्क भी ज़बरदस्त था। होमो सैपियंस ने भी उन्हें देख लिया था और वो भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने इतने छोटे मानव कभी नहीं देखे थे। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी। होमो सैपियंस के पास आग थी, जाल थे, भाले थे और तेज़ दिमाग था। वो स्टेगोडॉन को एक झटके में गिरा देते थे और ये लोग बस उन्हें देखते रहते थे। स्टेगोडॉन उनका मेन खाना था जिसे अब होमो सैपियंस खा रहे थे। एक स्टेगोडॉन उनके पूरे हफ्ते का खाना था पर होमो सैपियंस उन्हें एक ही दिन में खा जाते थे। हर रोज़ होमो सैपियंस स्टेगोडॉन का शिकार बड़ी आसानी से करते गए और कुछ ही महीनों में स्टेगोडॉन की पूरी पॉपुलेशन कम कर दी, जिसके कारण ये बौने लोग भूखे होने लगे। जैसे भूखे जानवर एग्रेसिव होते हैं वैसे इंसान भी हो जाते हैं। ये बौने लोग चुपके से होमो सैपियंस के कैंप के पास आ गए और स्टेगोडॉन की हड्डियां और कुछ मांस चुरा कर भागने लगे। होमो सैपियंस को लगा कि कोई छोटा मानव हमला कर रहा है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ आग की मशालें लहराई। इस आग के कारण वो लोग पीछे हट गए और वहाँ से चले गए। पर रात को भूख के कारण वो लोग फिर वापस आए पर होमो सैपियंस के पास डर के कारण जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उनके पास आग थी। होमो सैपियंस ने स्टेगोडॉन को लगभग खत्म ही कर दिया था जो इन लोगों का सबसे मेन खाना था। धीरे धीरे इन लोगों की सबसे बड़ी फूड चेन टूट गई। बिना स्टेगोडॉन इन छोटे इंसानों का पूरा सर्वाइवल सिस्टम टूट गया था। ऊपर से होमो सैपियंस बाहर से आए थे, इसीलिए वो अपने साथ बैक्टीरिया और वायरस लेकर आए थे। इधर होमो फ्लोरेसिएंसिस लाखों साल से इस आइसोलेटेड आइलैंड पर अकेले रहते थे, जिसके कारण वो नए नए वायरस के सामने इम्यून नहीं थे। धीरे धीरे कुछ लोग होमो सैपियंस द्वारा लाए गए वायरस के कारण मारे गए। ऊपर से होमो सैपियंस जंगल को जलाकर रास्ता बनाते और शिकार के लिए झाड़ियों को साफ करते थे। आइलैंड बहुत ही छोटा था, जिसके कारण धीरे धीरे इन बौने इंसान के रहने की जगह कम हो गई। इसी चक्कर में जायंट स्टॉर्क, बोना क्रोकोडाइल और कुछ वोरानिड भी धीरे धीरे खत्म होते गए। होमो फ्लोरेसिएंसिस की हंटिंग एफिशिएंसी गिरती गई क्योंकि सब शिकार होमो सैपियंस कर रहे थे, तो उनके लिए कुछ बचता ही नहीं था। हज़ारों साल बीतते गए और धीरे धीरे होमो फ्लोरेसिएंसिस की आबादी खत्म होने लगी और आज से लगभग 45 से 50 हज़ार साल पहले आखिरी होमो फ्लोरेसिएंसिस लियांगबुआ की गुफा में रह रहा था। एक दिन भूख के कारण उसकी भी मौत हो गई और होमो फ्लोरेसिएंसिस की आबादी इस धरती से विलुप्त हो गई। ये कहानी एक ऐसी बौनी इंसानी प्रजाति की थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।